नमस्ते गाइस, इट्स आर्या एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक कोरियन बीएल मूवी इक्लिप्स, जिसे हम कोरियन इंग्लिश सबटाइटल्स में कटर भी कह सकते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जंग ही संग ने और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 एंड 96% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। गाइस, ये मूवी एक अलग ही बीएल कंटेंट पर बेस्ड है जो शायद आपको पसंद आएगी। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम मिलते हैं एक टीनेजर लड़के से जिसका नाम है यूनजियो। आज उसका अपने नए स्कूल में पहला दिन है, तो वो अपने क्लासरूम को ही ढूंढ रहा था कि तभी एक लड़की उसे लेकर उसके क्लासरूम के पास ले जाती है बिकॉज इसी क्लास में उसका सीनियर क्रश सेनजुंग था। एंड ये हमारी इस स्टोरी का टॉप लीड है। यूनजुंग का पहला दिन ऐसे ही बीत जाता है। क्लास एंड होने के बाद यूनजुंग जा ही रहा होता है कि तभी सेजुन उसके पास आकर उसे कैजुअली बातें करने लगता है और उसे अपने साथ ट्रीट पर ले जाता है। यूनजुन जाना तो नहीं चाहता था, मगर वो उसे फोर्सफुली क्लासमेट का एक्सक्यूज देकर उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें यूनजुंग के जीवन के बारे में कुछ और बातें पता चलती है। हमें पता चलता है कि उसकी एक माँ है और उसके परिवार में और उसका कोई भी नहीं, ना ही उसके पिता है। हमें और आगे पता चलता है कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है। उन्हें 24/7 आवर्स हॉस्पिटलाइज्ड ही रहना पड़ता है और इसी रीजन से उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं रहती। अकेला यूनजुन को ही टोटली सिंगल हैंडल करना पड़ता है। उसकी माँ उसे समझती है, मगर वो भी तो चाहती है कि उसका बेटा भी बाकियों की तरह अपनी लाइफ एक्सप्लोर करे। उसकी एज ही कितनी है, तो वो उसे अपने अंकल से हेल्प लेने के लिए कहती है, बट यूनजुंग अपने किसी रिलेटिव से कोई भी हेल्प नहीं लेना चाहता था। नेक्स्ट सीन में यूनजुंग की मुलाकात फिर से सुनजुंग से होती है। सुनजुंग कहता है कि सारी रात काम करने की वजह से ना उसने कुछ खाया है और ना ही वो सो पाया है। तो वो यूनजुंग को साथ लेकर कैंटीन चला जाता है। खाना खाते खाते यूनजियो सेजुन से पूछता है कि वो कौन सी जॉब करता है, क्या उसमें कुछ ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो सेजुन उसके इस बात का आंसर इनडायरेक्टली देता है कि पेमेंट डेली है और नाइट की जॉब है। अगर वो चाहे तो उसे भी इस काम में उसे होल्ड करवा सकता है। यूनजो तो जानता है कि उसे अभी एक जॉब की कितनी ज़रूरत है, तो वो हाँ कर देता है। देन सेंजो उसे लेकर नेक्स्ट डे ही उसके वर्क प्लेस पर ले जाता है एंड वहाँ जाकर हमें पता चलता है कि ये एक क्लब बार है और उसका काम वहाँ ये है कि वो क्लब में आने वाली लड़कियों के साथ ड्रिंक करेगा एंड जब वो लड़कियाँ ओवर ड्रंक्ड हो जाए तो वो उसे वहाँ छोड़कर बाहर निकल जाएगा। बाकी का काम वो खुद संभाल लेंगे। ऑफ कोर्स ये काम यूनजुंग को थोड़ा वियर्ड तो लगता है, मगर इसके रिपे में अमाउंट भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला था, तो वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। उसी रात वो हॉस्पिटल जाता है अपने माँ के ट्रीटमेंट रेंट पे करने, मगर वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि किसी ने ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। ये बात सुनकर यूनजुंग बहुत बुरा लगता है और अपनी माँ से इस बात को जस्टिफाइड करने लगता है और डिसअपॉइंटेड होकर बाहर चला जाता है। थोड़ी ही देर में वही लड़की जो उसे उसके क्लास में लेकर गई थी वो वहां आती है और उसके साथ बैठकर बातें करने लगती है। इससे यूनजुंग को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है। नेक्स्ट डे यही लड़की यूनजुंग से सोनजुंग का फोन नंबर मांगती है। यूनजुंग तो देना नहीं चाहता था, मगर ये लड़की कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट करने लगती है जिससे यूनजुंग को उसका नंबर देना ही पड़ता है। रात में उसकी जॉब का पहला एंट्रेंस था, तो वो पहनने के लिए एक एक्सपेंसिव कपड़े लाता है और कॉस्ट्यूम से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मंगवाता है जिससे वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग सके। देन उसका काम स्टार्ट होता है एंड वो इस काम को बड़ी स्मूथली कर लेता है पहले ही बार में, जिससे खुश होकर सुनजुंग उसे फर्स्ट टाइम ही एक्स्ट्रा पे करता है, जिससे यूनजुंग उन पैसों को फर्स्टली अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन का इंतजाम करता है और बाकी बचे पैसों को वो सेव कर लेता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूनजुंग को एक टीस ग्रुप का लड़का उसके फोन को लेकर उसे तंग कर रहा है और उसका मजाक बनाने लगता है कि तभी वहां संजुंग आता है और उस लड़के को बाल पकड़कर उसे मारने लगता है और उसका फोन भी तोड़ देता है। गाइस, यहाँ हमें क्लियरली यूनजुंग के प्रति सोनजुंग का ऑब्सेसनेस बिल्कुल क्लियरली दिख जाती है, वो उसे लेकर कितना वरीड है। नेक्स्ट डे में हम देखते हैं कि सुनजुंग और उसके पिता के बीच की बॉन्डिंग कुछ खास ठीक नहीं। उसके पिता पैरालाइज्ड हैं, इसके बावजूद भी उसके पिता के प्रति उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है, बट उसका रीजन तो हमें यहाँ क्लियरली नहीं दिख पाता है। नेक्स्ट सीन में जब हम यूनजुंग अपने वर्क पर जाता है तो उसे वहां पता चलता है कि आज सुनजुंग काम पर नहीं आने वाला, तो उसे अकेला ही सब कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए उसे पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, तो यूनजुंग मान जाता है। वो बाकी मेंबर के साथ लड़कियों को ड्रंक्ड हालत में उन्हें ले जाता है, मगर जब वो वहां पहुंचता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं बिकॉज जिन लड़कियों को वो वहां लाया था उन्हें फिजिकल सिड्यूस करने के लिए अलग अलग कमरों में रखा जा रहा था। मीन्स डायरेक्टली कहीं तो यूनजुंग स्केटरी कॉलवेंचिंग गिग्स के काम में इनडायरेक्टली
मच चुका था। गाइस, काइंड योर इन्फॉर्मेशन कि स्केटरिंग एकोलिक्स गिग्स एक प्रकार का सेक्स स्लेव होता है, जिसमें सिलेक्टेड लड़कियों को उनके सेड्यूसर तक पहुंचाया जाता है किसी ब्लैक एजेंट के थ्रू, जिनमें थाईलैंड और कोरिया जैसे देश हाईलाइटेड है। ये जानकारी के बाद यूनजो शॉक्ड में पड़ जाता है कि वो पैसे तो कमा रहा है, मगर ऐसे किसी की लाइफ को बर्बाद करके। वो जानता है कि उसे अभी पैसों की कितनी ज़रूरत है, बट वो फ़ायदे के लिए किसी के लाइफ को मजबूर तो नहीं कर सकता। और इन्हीं सब सवालों के साथ वो नेक्स्ट सीन में ही सुनजुंग से मिलता है, मगर सुनजुंग तो उसे ही ये बात याद दिलाने लगता है कि इस बात पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, और अभी उसे ये देखना है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। ये नहीं देखना है कि वो पैसा किस एजेंट से आ रहा है, और पैसे मिलने के बाद वो लड़की कौन है, कहाँ गई, उसका क्या हुआ, इस बात का ध्यान उसको नहीं रखना है। उसे बस अपने काम पर ध्यान देना है। और वैसे ही वो उन लड़कियों को जानता भी नहीं, और जिन्हें वो सेलेक्ट करता है वो तो उन्हें नहीं जानती, तो वो इतना चिंता ना करे। इन सब बातों को सुनने के बाद फाइनली यूनजुंग अपने हालातों से हाथ मिला लेता है। वेल नो कि यूनजुंग उसके अपने भले के लिए ही कह रहा था, बट वो ये बात नहीं जानता यूनजुंग को इस बात से उसकी पर्सनल लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है। वेल नेक्स्ट सीन में यूनजुंग अपनी माँ को लेकर बाहर जा रहा होता है कि तभी उसे वही लड़की दिखती है जो शायद किसी काम से हॉस्पिटल में आई थी। तो यूनजो उसे कैफे में ले जाता है और उसे अपनी तरफ से ट्रीट देता है। शायद यूनजुंग के दिल में उस लड़की के लिए फीलिंग्स आ रही थी। इधर सेंजुंग यूनजुंग को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज सोनजुंग चाहता था कि उसका ये ग्लोबल टाइम खराब ना हो। मगर ना जाने कैसे सोनजुंग को ये बात पता चल जाती है कि वो उस लड़की के साथ है, और वो उसी वक्त उस लड़की के पास पहुंच जाता है। पहले तो वो उस लड़की पर ध्यान भी नहीं देता था, मगर अभी तो वो उस लड़की के साथ ऐसे कर रहा था जैसे वो उसका इमोशनली बॉयफ्रेंड हो। ऑब्वियसली ये सब वो यूनजुंग को दिखाने के लिए कर रहा था, जिससे वो उस लड़की से दूर हो जाए। और इसी वजह से यूनजुंग जो उस लड़की के लिए एक प्रेजेंट के तौर पर परफ्यूम लाया था वो छुपा लेता है, और वो यूनजुंग के फोन से उस लड़की का नंबर भी डिलीट कर देता है। सेंजुंग यहीं तक नहीं रुकता, वो यूनजुंग को उस लड़की से कॉन्स्टेंटली दूर रखने के लिए नेक्स्ट डे ही उस लड़की के साथ एक डेट पर चला जाता है। वहाँ ये लड़की यूनजुंग की काफी तारीफ करने लगती है, लाइक कि वो कितना केयरफुल है और कितना क्यूट भी। इसे सुनते ही सेजुन को जेलसी फील होने लगता है, मगर बातों बातों में ही ना जाने ये लड़की कैसे वो उसके माँ के बारे में सुनजुंग को बता देती है, जो शायद उसे नहीं बताना चाहिए था। ऑफ कोर्स ये बात सुनकर सुनजुंग बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है। यूनजुंग इतना इम्पोर्टेंट बात उससे कैसे छुपा सकता है, और ये बात क्लियर करने के लिए वो यूनजुंग के घर पहुंच जाता है उसी वक्त, और उसे इनडायरेक्टली टॉन्ट करने लगता है, जिसे सुनकर यूनजुंग को बहुत बुरा लगता है और अजीब भी, बिकॉज सेंजिंग उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर नहीं कर रहा है, जो केवल हम ही जानते हैं। खैर यूनजुंग नेक्स्ट डे ही उस लड़की के पास जाता है ये बात एडमिट करवाने की उसने उसकी माँ के बारे में सुनजुंग को क्यों बताया। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो लड़के जिसने शुरुआती दिनों में यूनजुंग को परेशान किया था वो फिर से आकर यूनजुंग को मारने लगते हैं और उसे मारते मारते अधमरा कर देते हैं। ये तो नेचर का शुक्र है कि उसे तुरंत रेस्क्यू कर लिया जाता है, मगर जैसे ही ये बात सुनजुंग को पता चलती है वो बहुत वायलेंट हो जाता है और अगेन यूनजुंग को बुलाता है, मगर वहां जाकर यूनजुंग का होश ही उड़ जाता है क्योंकि सुनजुंग ने उस लड़के का मुंह मार मार कर चकनाचूर कर दिया था, बिकॉज उसने यूनजुंग को हाथ जो लगाया था, जिससे हमें साफ दिख रही थी कि यूनजुंग के प्रति सुनजुंग का ऑब्सेसिवनेस कितना इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट सीन में यूनजुंग बिना कुछ सुनजुंग को बताए अपने काम पर चला आता है, बिकॉज वो और सुनजुंग से हेल्प लेकर और उसका एहसानमंद नहीं होना चाहता था, मगर कुछ काम भी ज़्यादा था। उस लड़की के ड्रिंक में सेडेटिव्स मिलाकर उसे उसके क्लाइंट तक पहुंचाना, और ये सब वो अकेला ही कर रहा था। बाकी मेंबर तो चिल करने के लिए सुनजुंग के पास आ गए थे, मगर उन लोगों को वो वहाँ देखकर सुनजुंग गुस्सा हो जाता है, बिकॉज वो और यूनजुंग को इस स्लेम में नहीं डुबाना चाहता था। इवन आज तो वो अकेला ही गया है, वो तो इस काम में भी फ्रेशर है, तो कहीं से कोई गलती ना हो जाए। एंड बिलीव दैट गाइस होता भी कुछ ऐसा ही है। इस लड़की को वो यूनजुंग उसके क्लाइंट के पास ले जाना चाहता था। दरअसल वो लड़की सफरिंग करके वहां से भाग गई और उसने यूनजुंग का फेस भी क्लियरली ही देख लिया था। वैसे तो वो लड़की अभी हॉस्पिटल में है और पैनिक अटैक में है। ऑब्वियसली इन सब का कारण यूनजो ही होने वाला था, मगर होपफुली वक्त रहते सुनजू सारी स्टफ्स को अरेंज करके स्लेव्स रूम को क्लियर करके सभी सिचुएशन को संभाल लेता है और यूनजुंग को फिर से बुलाता है। मे बी आज वो अपनी फीलिंग्स को कन्फ्रंट करने वाला था, मगर यूनजुंग जैसे ही सोनजुंग के पास आता है वो बहुत अनस्टेबल हो चुका था वो इस हादसे से। इसी वजह से उसके मुंह में एक बात आ गई जो शायद उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। वो सब राक्षस की तरह है, ये बात यूनजुंग सोनजुंग को कहने लगता है और आज से और अभी से ही वो इस काम को छोड़ देगा।
ये सुनते ही सुनजुंग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि आज क्या होने वाला था और क्या हो गया। उसने अपना सारा अटेंशन इसे दिया था और इवन उसने उसे तो शुक्रिया भी नहीं किया। ये सुनजुंग ही था जिसने उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन से उसकी मदद की। क्या उसे ये भी याद नहीं? और ना जाने कई तरह के सवाल जवाब उसके मन में आने लगता है और इसी फ्रस्ट्रेशन की हालत में सेजोन युनजू को गलत थॉट्स देने लगता है कि लाइक वो कितना यूजलेस है, कितना हेल्पलेस है एंड ऑफ कोर्स उसके हेल्प के बिना वो कुछ भी नहीं। ऑब्वियसली ये बात सुनकर युनजू ब्रोकन होकर वहां से निकल जाता है, जिसे जाते हुए देखकर वो लड़की देख लेती है और वहां आती है और अपने क्रश सेजुंग से जानने की कोशिश करती है कि युनजुंग के साथ आखिर हुआ क्या था। मगर हम देखते हैं कि सुनजुंग का कंप्लीटली मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है और उसी ऑब्सेसनेस के लिमिट को तोड़ते हुए वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उस लड़की पर उतारने लगता है, उसके साथ फिजिकल होकर, मगर वो उसकी भी लिमिट तोड़ने लगता है और अननेचुरल बिहेवियर के साथ इंटीमेट होने लगता है, जिससे थोड़ी ही देर में उस लड़की की एक्स्ट्रा पेनलेस की वजह से वहीं मौत हो जाती है। मगर इससे सुनजुंग डरता नहीं। वो प्रोबेबली उस लड़की को एक बाथटब में रखकर उसको स्क्रैच कर देता है और देखने में परफेक्ट मर्डर लगे एंड वो खुद ही सरेंडर कर लेता है पुलिस के सामने। जब ये बात युनजुंग को पता चलती है तो वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है और उसी हालत में इमीडिएटली सिंजुंग से मिलने भागता है। मगर जब उसके सामने आता है तो ना जाने वो कैसी अजीब अजीब बातें करने लगता है कि अगर वो उसका कॉल रिसीव कर लेता तो शायद आज वो लड़की जिंदा होती, मगर इससे कुछ नहीं होता क्योंकि तुम उसे पसंद करते थे और जो तुमने उसे परफ्यूम दिया था उसका सेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था जो मुझे तुम्हारी याद हर वक्त दिलाती थी। लेकिन इसे सिर्फ इसी बात का अफसोस है और गिल्टीनेस है कि वो अभी तक और यहाँ तक उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। वो क्या चाहता था उसे समझ नहीं पाया एंड इसे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल पाया एंड वो बोलने वाला ही होता है कि टाइम उसका एंड हो जाता है और स्टोरी इसी प्लॉट के साथ एंड हो जाती है। गाइस आई रियली लाइक दिस फिल्म बिकॉज इस स्टोरी में कुछ अलग ही प्लॉट देखने को मिला। हाँ ये बात सही है कि इस लड़की की मौत जस्टिफाइड नहीं थी, मगर एक तरफा प्यार तो कुछ भी करवा सकता है, फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीकों से। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गिव इनफ परमिशन एंड टाटा।